जिला अदालतों में हड़ताल खत्म, वकीलों में खुशी की लहर। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने जारी किया लेटर। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लिया फैसला। हर्ष विहार दोहरे हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पिस्तौल, जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल बरामद। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के कारण हत्या की बात की स्वीकार। वेलकम में मां बेटी की हत्या करने वाला नौशाद गिरफ्तार। अदालत ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा। 2019 में पैरोल पर छूटने के बाद था फरार। गाजीपुर में डेयरी फार्म इलाके में तोड़फोड़, लोग हुए बेघर। बिना सूचना दिए तोड़े गए घर और मंदिर। घर तोड़े जाने से लोगों में नाराजगी। रामलीला आयोजक 1200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने से खुश। आयोजकों ने कहा अब रामलीला के बजट में मिलेगी बड़ी राहत। छोटी रामलीलाओं की भी गुहार, बड़ी के साथ हमें भी मिले बराबर सहयोग। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं पूर्वी दिल्ली की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में चल रही वकीलों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ऑफ क्राइम दुर्वेश श्रीवास्तव की ओर से लेटर जारी किया गया है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि सभी आपराधिक मामलों में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अब गवाही और साक्ष्य के लिए कोर्ट में फिजिकली रूप से मौजूद रहेंगे। इस फैसले के बाद नई दिल्ली बार एसोसिएशन समिति ने सोमवार को हुई बैठक में निर्णय लिया कि वकीलों की प्रमुख मांग पूरी हो चुकी है, इसलिए हड़ताल को अभी के अभी खत्म किया जा रहा है। इससे पहले हड़ताल में जेल से आने वाली सभी सरकारी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई थी। जानकारी के अनुसार सर्कुलर में कहा गया है कि सभी पुलिस अधिकारियों को अदालतों में सबूत देने के लिए फिजिकल मोड में मौजूद होना होगा। ये कदम वकीलों के विरोध के बाद उठाया गया, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिफिकेशन के खिलाफ था। बताते चले कि उस नोटिफिकेशन में पुलिस स्टेशनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था। हर्ष विहार थाना और उत्तर पूर्वी जिले के संयुक्त टीम ने दोहरे हत्याकांड का एक बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की है। घटना 5 सितंबर शाम प्रताप नगर सी ब्लॉक में हुई, जहां अज्ञात हमलावरों ने सुधीर उर्फ बंटी और राधे प्रजापति को गोली मार दी। दोनों के इलाज के दौरान आपको बता दें मौत हो गई थी। मामला थाना हर्ष विहार में दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। जांच के दौरान 4 आरोपी चैतन्य तोमर, प्रदीप भाटी, पवन भाटी और प्रमोद को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की बात स्वीकार की। जांच में यह भी सामने आया कि पवन भाटी पूर्व में कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। दिल्ली में प्रेम विवाह को लेकर उपजी दुश्मनी ने 2 हत्याएं कराने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आरोपी की पहचान जनता कॉलोनी वेलकम के नौशाद के रूप में हुई है। 2019 में 2 हफ्ते की पैरोल पर फरार था ये आरोपी और गिरफ्तारी से बचने के लिए लोनी गाजियाबाद में काफी समय से रह रहा था। उसे पुलिस ने जाल बिछाते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें सादतपुर एक्सटेंशन और डीपीए वजीराबाद के पास मेन पुश्ता रोड से उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 27 मार्च 2006 को जनता कॉलोनी वेलकम में झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला था कि पप्पू और उसकी मां अनीशा के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसकी बहन हीना को चाकू से कई घावों से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। जांच करने पर पता चला है कि पड़ोसी नौशाद, दिलशाद, इसरार, हसीन, रानू, शमीम और एक किशोर की पीड़ितों के परिवार के साथ लंबे समय से दुश्मनी थी। दरअसल इन आरोपियों की बहन शबनम और पप्पू के भाई इशरात का प्रेम विवाह हुआ था। तभी से दोनों गुटों में रंजिश थी। इस शादी को शबनम के परिवार ने कड़ा विरोध जताया था और बार बार धमकियां दी थी। घटना वाले दिन आरोपित पीड़ित के घर में जबरन घुस गए थे। पप्पू और अनीशा को करीब से गोली मार दी गई थी। हीना पर चाकू से हमला किया गया था। बता दें कि
26 जुलाई 2013 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपितों को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। मई 2019 में कोरोना के दौरान आरोपी नौशाद को पैरोल पर रिहा कर दिया गया था और सरेंडर करने की बजाय वो फरार हो गया। सोमवार सुबह दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में DUSIB ने कई साल पुराने घर और एक मंदिर को तोड़ दिया। ये कार्रवाई सुबह जल्दी शुरू हुई, जिसमें बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान वहां रहने वाले लोगों ने विरोध किया और बताया कि उन्हें बिना किसी तैयारी के बेघर कर दिया गया। कई लोग इस कार्रवाई से नाराज हैं और उनका कहना है कि उन्हें कोई दूसरा रहने का इंतजाम नहीं दिया गया। इस तोड़फोड़ की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बच्चों और बुजुर्गों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस तरह की कार्रवाई इंसानियत के साथ की जाए। कब कितनी पुरानी थी? ये 50 साल पुराना है बेटा। तो यार पहले इसमें एक कस्तूरी नाम से वो था, फिर मेरा बुढ़ा मेरा ससुर आ गया था यहाँ, उन्होंने करा वो हॉल में, उसमें पीछे शादी ब्याह सारे फंक्शन होते थे। गरीब लोगों के लिए खुला होता वो, जैसे किसी की शादी है, किसी का कुछ हो रहा है, या कोई प्रोग्राम हो रहा है, या भंडारा हो रहा है, या कांवरिया आए उनके लिए हो रहा है, वो सब होता था उसमें। और ये मंदिर गोपाल के मंदिर से रजिस्टर भी है। तो ये आज तोड़ा जा रहा है, आप लोगों को बताया गया था पहले यहाँ पे? पहले बताया गया था, लेकिन हमने हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी थी सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने वो नहीं करने दी। ये हमसे 5 लाख रुपए मांग रहे थे भाई, हमने पैसे नहीं दिए तो इन्होंने कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं। ये दिल्ली सरकार ने इस साल पहली बार दुर्गा पूजा और रामलीलाओं के आयोजकों को बड़ी राहत दी है। सरकार हर आयोजन स्थल पर बताते चलें कि 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी और मीटर लगवाने के लिए केवल 25% सिक्योरिटी राशि ही जमा करानी होगी। इसके साथ ही आयोजनों स्थल पर साफ सफाई, फॉगिंग, पानी के टैंकर, स्वास्थ्य सुविधाएं, एम्बुलेंस, शौचालय, फायर टेंडर, पार्किंग, सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर DM ऑफिस में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा ताकि सभी आयोजकों को NOC आसानी से मिल सके। पूर्वी दिल्ली में रामलीला आयोजकों ने इस फैसले पर खुशी जताई है और कहा है कि सरकार ने पहली बार रामलीला की ओर ध्यान दिया है। आयोजकों के मुताबिक इससे रामलीला के बजट में बड़ी राहत होगी और अब खर्च का इस्तेमाल मंचन और सजावट जैसे बाकी कामों में किया जाएगा। वहीं कुछ आयोजकों का कहना है कि सरकार को सिर्फ बड़ी रामलीलाओं की ही नहीं बल्कि छोटी रामलीलाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटे आयोजनों में फंड की कमी सबसे ज्यादा होती है। लोगों का मानना है कि अगर सभी स्तर पर बराबर मदद मिले तो सांस्कृतिक आयोजनों का महत्व और भी बढ़ेगा और भी ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। और इस सरकार ने काफ़ी अच्छा सोचा है और मैं कहता हूँ उन्होंने 1200 यूनिट बिजली फ्री दी है। उन्होंने जो टॉयलेट लगेंगे पब्लिक के लिए जो हम खुद मंगाते थे उसके लिए उनकी सफाई की व्यवस्था वो सब उनकी तरफ से रहेगी। पानी के टैंकर भी उनकी तरफ से रहेंगे और जो हमारी सिक्योरिटी बिजली की जमा होती थी, जैसे 5 लाख रुपये जमा होना था वो 1.25 लाख रुपये जमा होंगे, 25% जमा होंगे। उसके बाद जितनी भी परमिशन है हमने जैसे SDM DM के लिए उन्होंने ऑथराइज कर दिया है, एक सिंगल विंडो पे सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ दी गई है। तो क्या लगता है आपको रामलीला कमेटियों को इससे सुविधा मिलने वाली है सर? सुविधा नेचुरल है, सुविधा तो मिलेगी, सुविधा तो है ही है। बिजली के साथ साथ जो 1200 यूनिट जो रामलीला का मंचन होगा वो मतलब उनको छूट दी जाएगी तथा सभी समस्त अधिकारी वहां पर उपस्थित थे और उन अधिकारियों को यह कहा था कि सिंगल विंडो जो मतलब दिल्ली की सरकार की योजना है उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं होना चाहिए। सभी वहाँ के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे और उनका यही भाव था कि चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे फॉगिंग की व्यवस्था हो, चाहे जल बोर्ड की व्यवस्था हो, चाहे सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो। और यहाँ तक उन्होंने यही कहा था कि भाई जिस प्रकार से कांवड़ के कैंपों में सरकार के द्वारा सुविधा दी गई थी और उसी प्रकार से मतलब कांवड़ के कैंपों की वृद्धि हुई थी। आज वर्तमान में दिल्ली में लगभग 600 प्लस रामलीलाओं का मंचन हो रहा है और यह बहुत बड़ी कहना चाहिए धर्म की जीत है। रामलीलाओं को तोहफा मिला है, कल 1200 यूनिट फ्री मिला है और उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ हुई है जो हमारी सिक्योरिटी जमा होती है बिजली में। अगर BSS में जाते हैं, अगर मान लो हमें 50 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए तो उसमें 3-4 लाख रुपए जमा होते हैं, तो वो अब 25% कर दिया है, यानी कि जहाँ वो 4 लाख जमा होते थे वहाँ 1,25,000 जमा होंगे, तो बचत हो जाएगी। उसमें क्या है वो पैसे हमारे यूज़ में आ जाएंगे क्योंकि हमारा इतना बिल तो बनता नहीं जितनी सिक्योरिटी जमा हो जाती है। कल मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी पहल करी है
रामलीला को, क्योंकि इतना बड़ा बजट है रामलीला का कि मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ चाहती थी लेकिन वो सब नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक शुरुआत करी है जिसमें उन्होंने 1200 यूनिट बिजली और जो हमारी सिक्योरिटी जमा होती थी उसको 25% कर दिया है। इसके अलावा जो पीछे घोषणा करी थी कि जो टेंट जो भी हमें डीडीए के ग्राउंड मिलते हैं, जो पहले 25% हम मेले में इस्तेमाल करते थे, अब उनसे 40% कर सकते हैं। कि जो बड़ी बड़ी रामलीलाएँ होती हैं उन पर तो उनका पूरा ध्यान है, पर जो छोटी रामलीलाएँ गली मोहल्लों में जो होती है, जो बड़े परिश्रम जो वो लोग जो रामलीला करते हैं वो उनकी तरफ भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। आपने डीडीए का ग्राउंड दे दिया लोगों को, अच्छी बात है। आपने एमसीडी की सफाई दे दी, सारी बातें बहुत बढ़िया, अच्छी बात है पब्लिक के लिए। पर जो जैसे आप लोग रामलीला कावड़ में भी पैसा दिया गया है लोगों को, उसी तरह अगर थोड़ी मदद रामलीलाओं की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि बड़ी बड़ी जो रामलीला है उनमें कंपनियां सपोर्ट करती हैं, पर जो छोटी रामलीला हैं जो 40-40, 50-50 साल चल रही है, वो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है उनको रामलीला करने के लिए हर साल। शाहदरा जिला साइबर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ऑनलाइन ठगी के मामले में सैम को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पूरे भारत में साइबर ठगों को फर्जी बैंक खाते मुहैया कराने का इल्जाम था। ये गिरफ्तारी 24 लाख रुपए की एक ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी की जांच के दौरान हुई। बता दें कि शिकायतकर्ता गोयल ने नवंबर 2024 में नेहा शर्मा नाम की महिला के झांसे में आकर एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप स्प्रेडेक्स ग्लोबल लिमिटेड में निवेश किया था। झूठे मुनाफे का दिखावा कर बता दें आरोपी ने कुल 24.49 लाख रुपए ले लिए। जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो 7.5 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस की मांग की गई। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी निगरानी से खच्चर खाते की पहचान की जिसका संचालन सैम कर रहा था। उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 2 मोबाइल फोन और आपत्तिजनक चैट भी बरामद हुई हैं। जांच में पता चला है कि वो 50 से ज्यादा एजेंटों के जरिए देश भर में खाते इकट्ठे करता था। पुलिस आगे की जांच कर रही है और आरोपी के अन्य साथियों की तलाश जारी है। नमस्कार। शाहदरा साइबर थाने को एक बड़ी सफलता मिली है। इन लोगों ने एक व्यक्ति जिसका नाम सत्यम कुलश्रेष्ठ है एलियास सैम, इसको पकड़ा है। ये व्यक्ति म्यूल अकाउंट्स इकट्ठे कर नीचे से लोगों से लेकर म्यूल अकाउंट्स इकट्ठे कर ये जो आगे साइबर फ्रॉड करते हैं उन लोगों को ये म्यूल अकाउंट्स दिया करता था। ये जो म्यूल अकाउंट्स इकट्ठे करता था ये टेलीग्राम ऐप के थ्रू या व्हाट्सएप ऐप के थ्रू इनको इकट्ठा भी किया करता था और आगे जो जिनको ये चाहिए होते हैं साइबर फ्रॉड्स को उनको ये दिया भी करता था। इसमें हमारे पास जो पीड़ित महिला थी जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसका नाम नेहा शर्मा था, जिसको इसने एक स्प्रेडेक्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी के नाम पर निवेश के नाम पर उससे करीब 24 लाख रुपया जमा करवाया और जब उस निवेश में उसने अच्छा उसको रिटर्न दिखाया और जब इसको जो पीड़ित महिला थी वो इस अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करने के लिए गई तो उससे 7.5 लाख रुपया प्रोसेसिंग फ़ी मांगा गया, जिससे इस महिला को शक हुआ और शक होने के आधार पर उसने कंप्लेंट करी। ये व्यक्ति के पास अभी तक जो हमको पता चला है वो करीबन 50 से ज़्यादा अकाउंट्स म्यूल अकाउंट्स ये साइबर फ्रॉड्स को बेच चुका है आगे, और इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने गुरुग्राम से करी। इसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन मिले और उसके अंदर हमें ये जो आपराधिक चैट है काफ़ी सारी आपराधिक चैट भी बनी। डूसू के चुनाव 18 सितंबर को होने हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में प्रचार बड़े जोरों पर है। स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई पूरे जोरों शोरों से अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। ऐसे ही हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के विवेकानंद और श्यामलाल कॉलेज में स्टूडेंट्स से बात की। बात करने में पता चला है कि 17 सितंबर तक के लिए स्टूडेंट्स को प्रचार की परमिशन मिली है। स्टूडेंट्स से जाकर 1-to-1 इंटरेक्शन किया जा रहा है और अपने कामों के बारे में जानकारी दी जा रही है। एबीपी कैंडिडेट्स ने बताया है कि इस बार वो ज़्यादा ज़ोरों शोरों के साथ प्रचार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने बताया है कि पैम्फलेट ना छपने के कारण उन्हें 1-to-1 इंटरेक्शन लोगों से करना पड़ रहा है। वहीं कई कैंडिडेट्स बताते हैं कि कॉलेज में अधिक प्रचार करने से वो अपनी छाप हर जगह छोड़ रहे हैं और स्टूडेंट्स उनका काम काफ़ी समर्थित कर रहे हैं।
आपको बताते चले कि एबीवीपी बेशक से विवेकानंद कॉलेज में जीतती आई हो, लेकिन कहीं ना कहीं श्यामलाल कॉलेज में तो एनएसयूआई परचम लहराती आ रही है। हालांकि देखने वाली बात अब ये होगी कि सभी पार्टियां अपना दम तो लगा रही हैं, लेकिन जीत किस पार्टी की होगी ये चुनाव होने के बाद नतीजे ही साबित करेंगे। अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है। जो जिसका कैंपेनिंग अच्छा रहेगा एनएसयूआई उसको प्रायोरिटी देगा, उसको टिकट देगा। जी, किस से प्रचार कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग कॉलेज में जितने भी बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं उनको हम अपने पोस्ट दे रहे हैं, हमारी डायरीज दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि एनएसयूआई में वोट करने के क्या फ़ायदे हैं और एबीवीपी को वोट करने के क्या नुकसान है करके। तो बस हमारा यही अभी चल रहा है कैंपेनिंग। कॉलेज में काफ़ी लंबे टाइम से एबीवीपी जीतता है। हाँ जी, क्या उम्मीद लगी इस बार? जैसे कि रौनक खत्री लास्ट टाइम जीता था, इस बार भी हमारा यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट जीतेगा। जिस तरीके से बच्चे एनएसयूआई को देख के, रौनक खत्री का कामकाज देख के, लोकेश चौधरी का कामकाज देख के जिस तरीके से डीयू में सेफ फील कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो जानने वाला एक अध्यक्ष उनको मिला है काफ़ी सालों बाद, तो बच्चे अच्छा फील कर रहे हैं और एनएसयूआई के कार्य से एनएसयूआई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। शांति से, ये नहीं कि शोर शराबा, बच्चों की पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि बस बच्चों के दिमाग में नाम हो जाए और एनएसयूआई के काम दिख जाए। इसी कॉलेज से आप विवेकानंद कॉलेज से? जी, 4th ईयर में हूँ। तो क्या मैसेज लेकर आ रहे हो? सबसे पहले तो इस कॉलेज में ना 4 साल से वीपी है, तो उन्होंने जो काम नहीं करा वो फिर से वादे करने आ रहे हैं, लेकिन हम वो काम करने के लिए रेडी हैं कि जैसे कि हॉस्टल नहीं खुले हैं, ऑडिटोरियम नहीं है, एडमिन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो प्रोसेस में रहते हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता है उनके अंदर। हमारा आप गेट ही देख सकते हैं कितना डेंजर है, मतलब कॉलेज में आने वाला बच्चा सबसे पहले इसे ही देखता है। जब यही ठीक नहीं है तो फिर वही बात है ना। तो मैं चाहती हूँ इस साल आके मैं काम करूँ, बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी पार्टी को भी मौका मिलना ही चाहिए और बच्चे चाह भी रहे हैं। क्योंकि पैम्पलेट्स तो अलाउड किए नहीं गए, हैंडमेड चल रहे हैं। अभी तो हमारी कैंपेनिंग अच्छी ही चल रही है और हम लोग स्टूडेंट्स तक ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, और जो हमने हैंडमेड कार्ड्स वगैरह बनाए हैं और पीजी टू पीजी कैंपेनिंग भी हमारी चली रही है। साथ ही साथ अभी जो 4 दिन की छुट्टी थी उसमें भी हम लोगों ने पीजी टू पीजी कैंपेनिंग ही करी है। और कितना मिलता नजर सपोर्ट तो अच्छा है। एक तो एक्चुअली गर्ल्स कॉलेज है तो लड़कियां और ज़्यादा, हम लोग उनके राइट्स के बारे में भी बात करते हैं। एबीवीपी सिर्फ एक संगठन ही नहीं, एक परिवार है जो लोगों को बांध कर लेकर चलता है। तो अगर वो बोलते हैं कि उसने एबीवीपी ने कुछ नहीं किया है तो उनसे पूछिए। लाइक हमने पैड बेंडिंग मशीन्स अपने कॉलेज में लगवाई हैं, मेडिकल रूम बनवाया है, जो मेडिकल रूम में जो नर्स नहीं थी उनको लगवाया है, तो हमने कैंटीन्स को ठीक कराया। इवन अभी हमने प्रोटेस्ट भी किया था 22 अगस्त को, तो उसको लेके भी काम चला हमारे कॉलेज में। इस बार जितने भी हमारे कैंडिडेट है, पहले कैंडिडेट हमारे पूरे होते थे, लेकिन इस बार बच्चों में इतना उत्साह है कि हमारे कैंडिडेट ही 12 हैं एबीवीपी में। हमारी कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और हम कैंपेनिंग ऐसे कर रहे हैं, पहले हम क्लास टू क्लास कैंपेनिंग करते हैं, सारे फ्लोर्स पे जाते हैं, उसके बाद कैंटीन में कैंपेनिंग करते हैं, एक एक स्टूडेंट से अलग अलग जाके इंटरेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं। ऐसे हम अपनी कैंपेनिंग करते हैं और यही अभी चल रहा है। जीएसटी कम करने का नियम 22 सितंबर से लागू होने वाला है, जिसके बाद कई चीजों के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन किताबें और नोटबुक्स में इस्तेमाल आने वाला पेपर या कहें कागज पर जीएसटी घटाने के बजाय बढ़ाया जा रहा है। सही सुना आपने। इससे पब्लिशर्स और पुस्तक विक्रेताओं और जनता पर सीधे असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक कहा जा रहा था कि जीएसटी कम होने के बाद स्टेशनरी के सामान पर पैसे कम हो जाएंगे। ऐसे में जब हमने बुक सेलर्स से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पेपर पर जीएसटी कम होने का निर्णय तो ले लिया गया है, लेकिन इसका असर जनता पर कितना पड़ेगा ये अभी नहीं बताया जा सकता। दुकानदारों का कहना है कि सरकार जिस तरीके से अन्य चीज़ों में जीएसटी कम कर रही है, उसी तरह कॉपी और पेपर से बनने वाली अन्य चीज़ों पर भी जीएसटी कम करना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। देखा जाए तो महंगाई का असर बच्चों की पढ़ाई पर इस बार ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि महंगी पढ़ाई की सामग्री खरीदने के लिए पेरेंट्स पर भी भारी प्रभाव होगा। अभी तक जो पेपर पर जीएसटी था वो था 12%। यदि इसको 5 में लाते हैं तो रेट्स कम होंगे, 18 पे लाते हैं तो रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक अनसर्टेन है, अभी तक मालूम कुछ नहीं है। ह्यूमर है मार्केट में कि ये है कि अभी जो पेपर्स के लिए और नोटबुक के लिए आएगा पेपर, उसके लिए 0% होगा, लेकिन इस चीज़ की कोई डेफिनेशन नहीं क्लियर बन सकती है। कितना फर्क पड़ जाएगा बुक्स के रेट्स पे अगर बात करें, नोटबुक्स हैं या बुक्स कितना रेट? यदि नोटबुक पे 0 करते हैं उसके पेपर के ऊपर तो नेचुरल है वो डाउन जाएगा, और यदि 18 पे लाते हैं तो नेचुरल है वो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि पहले था 12 अब 18 हो जाएगा तो रेट बढ़ेंगे, लेकिन 5 हो जाता है तो नेचुरल है
रेट्स कम होंगे। जब तक पेपर का क्लियर नहीं होगा कि उस पर जीएसटी बढ़ेगा कि घटेगा, उससे पहले क्लियर नहीं हो पाएंगे रेट्स। और अगर बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है बढ़ेगा, और कंज्यूमर पे पूरा इफेक्ट आएगा इस चीज़ का। तो नोटबुक के प्राइस कितने बढ़ सकते हैं? नोटबुक में मोटा मोटा 6% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब 12% पहले था जीएसटी, तो अब 18 करेंगे तो 6 और बढ़ेगा। क्या दुकानदारों को भी इससे कोई लॉस होगा क्या? सबको ही होगा इसके अंदर। जब बढ़ेगा, जब गवर्नमेंट घटाने की तरफ कर रही है और बढ़ाएगी तो हर एक का ही वो लगेगा। दिल्ली में मानसून के दौरान भी जरूरतमंद लोगों तक राशन समय पर पहुंचाने के लिए सरकार ने अपनी व्यवस्था और तेज कर दी है। जी हां, अब लगभग 56 से 57% लाभार्थियों को उनका राशन मिल चुका है। हमने पूर्वी दिल्ली के कुछ राशन विक्रेताओं और वहां राशन लेने आए लोगों से बात की। सभी ने बताया है कि राशन मिलने में किसी भी तरह की अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। लोग आसानी से राशन ला रहे हैं। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत देश के किसी भी राज्य का राशन कार्ड रखने वाले व्यक्ति को दिल्ली में भी राशन मिल रहा है। इससे उन लोगों को राहत मिल रही है जो किसी दूसरे राज्य से आकर दिल्ली में रह रहे हैं। बारिश और खराब मौसम के बावजूद भी राशन वितरण का काम बिना रुके जारी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उनका लक्ष्य है कि कोई भी जरूरतमंद भूखा ना सोए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम से राशन आ रहा है जी। हाँ, देखो गोदाम भरा पड़ा है, फुल राशन है, दुकान में कोई कमी नहीं है, सिर्फ ग्राहकों की कमी है जी। नहीं, पहले राशन आ गया जी। हाँ जी, बरसात से पहले आ गया। धीरे धीरे ऐसी गर्मी है जी, गर्मी निकल नहीं रही, थोड़ी मौसम सही हो तब आ जाते हैं जी। पहले कुछ ऐसी बताया गया कि बारिश की वजह से 3 महीने का राशन बंटवाया गया था। अब उसमें क्या हुआ कि पब्लिक कंफ्यूज रही, बहुत लोग ले जाके भी ये कहते हैं कि हम लेके ही नहीं गए, तो ये भी बहुत दिक्कतों का सामना हुआ। तो इससे अच्छा ये है कि हर महीने राशन दिया जाए और लिया जाए। लोगों को बहुत फ़ायदा है। जो बेचारे गरीब मजदूर लोग हैं वो अपना आज यहाँ है कल कहीं और है, तो वो अपना कहीं से भी जाके राशन ले लेते हैं। इनको सहूलियत अच्छी मिल रही है। हाँ, राशन कम मिलता है। कितना मिलता है? एक जने को 3 किलो ही मिलता है। गेहूँ 1 किलो चावल, कम से कम एक जने के लिए 10 किलो गेहूँ तो होना चाहिए ना। और चावल 4 किलो हो जाए। जो पहले से मिल रहा है वही मिल रहा है। हाँ। यमुना में आई बाढ़ ने अब तक 2 जानें ले ली हैं और दोनों की उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही मौत हुई है। जी हां, ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क फ्लाईओवर लूप के नीचे भरे पानी से सामने आया, जहां मछली पकड़ने गए 16 वर्षीय नाबालिग लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। पीड़ित परिवार के मुताबिक नाबालिग अपने दोस्तों के साथ शुक्रवार शाम को लूप के नीचे बने गड्ढे में मछली पकड़ने गया था। इस दौरान उसका एक साथी पानी में डूबने लगा। नाबालिग ने हिम्मत दिखाते हुए दोस्त को बचाने की कोशिश की और उसे तो बाहर निकाल लिया, लेकिन खुद तेज बहाव में फंसकर डूब गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष गुप्ता ने बताया है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर शनिवार को परिजनों को सौंप दिया गया है। इससे पहले न्यू उस्मानपुर इलाके से भी आपको बता दें, गढ़ी मेहड़ू गांव में 45 वर्षीय ओमवीर अपनी गाय को बचाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान समाधि स्थल के पास बाढ़ के तेज बहाव में ओमवीर बह गए थे। मैं वहीं पे था, बाइबल में बैठा हुआ था। वो एक दोस्त है मेरा, उसका पैर फिसला था, पानी में बचाने के लिए कूदा था, तो इतने उस लड़के को तो बचा लिया, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाया। अच्छा, मोहम्मद कैफ किसी को बचाने के लिए पानी में कूदा? हाँ। अच्छा, वहाँ क्या करने के लिए गए थे? मच्छी पकड़ने के लिए गए थे। सर, ये बच्चे ही आए थे बताने की लड़का डूब गया तुम्हारा। वो ये बच्चे पता नहीं मच्छी पकड़ने आए थे क्या करने आए थे, ये बाढ़ के पानी में इधर डूब गया ये। अच्छा, अभी हमें तो कम से कम आधे 1 घंटे के बाद खबर मिली है। बच्चे 5-6 बच्चे थे जो पानी में, अपने 4-5 जो पानी में आए थे बाढ़ के पानी में। बाकी वो जब हम आए तो हमें तो मिला ही नहीं वो, और गोताखोर आके उसको निकाले। उसमें 4 गोताखोर आए, 4 गोताखोर आके उसके अंदर घुसे तालाब के अंदर, और उस बच्चे को लगभग 20 मिनट के बाद में बच्चे को ढूंढ के निकाल लिया। उसमें ऐसा है, मैंने जब मौके पे पहुंचा वहाँ, तो ये भी पता चला कि एक बच्चा दूसरा जो था वो डूब रहा था। उसको डूबते हुए इस बच्चे ने देखा, तो इस बच्चे ये तुरंत उसके अंदर होता उसे बचाने के लिए। वो बच्चा तो बच गया, मगर ये बॉडी के भारी के वजह से क्या वजह थे, वो बच्चे इसे नहीं खींच पाए। प्राकृतिक आपदा को झेल रहे पंजाब के लिए समाज सेवी गुरुचरण सिंह राजू और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्य सुखविंदर गुरदासपुर जिले में राहत सामग्री भेज रहे हैं। राहत सामग्री में जहां त्रिपाल, मच्छरदानी या बिस्कुट के पैकेट, सूखा दूध, दवाइयां और पशुओं के लिए चारे जैसी चीजें शामिल हैं। समाज सेवी गुरुचरण सिंह राजू ने कहा कि हमारे क्षेत्र की संगत के साथ मिलकर हम गुरदासपुर के सबसे प्रभावित गांवों को
सेवा के लिए त्रासदी से परेशान लोगों की सभी समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करेंगे। राजू ने आगे कहा कि हमारे गुरुओं ने हमें हमेशा सेवा का मार्ग दिखाया है, जिस मार्ग पर चलकर हम हर परिवार तक पहुंचने का प्रयास कर सभी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। वहीं सुखविंदर सिंह बब्बर ने कहा कि हमारे खून में केवल सेवा और देश के किसी कोने से लेकर देश के बाहर सीरिया तक सिख पहुंचा है। पंजाब की धरती ने देश को सब कुछ दिया है। आज हर व्यक्ति पंजाब की सेवा के लिए खड़ा है। देखिए, ऐसा है, अभी हम वहाँ जा रहे हैं और एक गांव हमने लेना है जिसके हम अंदर सेवा कर सकेंगे। उस गांव की सेवा किस तरह से कर सकते हैं, वो गांव की सेवा हमें किस तरह से मिलेगी और किस तरह से उस गांव के अंदर जो जो ज़रूरतें हैं उनकी, जो जो नुकसान उनके हो गए हैं, जो परेशानियाँ उनकी हो गई हैं, जो क्योंकि सब मकान भी टूट गए हैं, घर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जो अंदर माल पड़ा था, सामान पड़ा था, कपड़े, बर्तन, सब चीज़ें बह गई हैं। जहाँ तक कि उनके जो उनके जानवर थे, जो मतलब भैंसें थी, गायें थी या और जो जानवर थे जो जिनके माध्यम से वहाँ पर खेती बाड़ी हुआ करती थी, वो सब चीज़ें उनकी सब बह गई हैं। कुछ मर गए हैं, कुछ जीवित हैं, तो बेचारे वहाँ पर चारा तक नहीं पहुँच पा रहा। तो वो जब पानी वहाँ उतरेगा तो उसको गाँव को एक हम उसमें सेवा मांगेंगे और उस गाँव की सेवा लेकर जो सेवा हम कर सकते होंगे वो सब मिलकर हम सेवा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो सिख दशम पिता गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ने सजाया था, इसमें गुड़ती ऐसी मिली है, ब्लड में हमारे को दशम पिता ने दिया है कि सेवा हमारे लिए मुख्य जो है वो सेवा है। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कहीं पर भी त्रासदी आए हो, देश से बाहर सीरिया तक हो, वहाँ जहाँ पर लोग कोई जाते नहीं, वहाँ सिख पहुँच के सीरिया के दुखी लोगों की मदद कर रहा था। तो सिख एक ऐसा है जो दशम पिता ने सजाया, सेवा भावना वाला। आज पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ पंजाब की सरकार ज़ीरो, वहाँ का सिस्टम सारा ज़ीरो। वहाँ के लोगों ने, किसानों ने अपने तरीके से बांध बना के जो है उनको दिखा दिया कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ना सरकार कुछ कर पा रही है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही, लेकिन ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।